ये 3D के फॉर्मूलेज हैं, ये अलजेब्रा के आइडेंटिटीज़ है, ये 2D के फॉर्मूलेज हैं। ना एंजॉय नहीं करते, आप देखते हो अपने फेसबुक फ्रेंड्स और इंस्टाग्राम पे लोग रील डाल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हो, तो वो थोड़ा सा एक कई बार चैलेंजिंग हो जाता है फेस, क्योंकि 80 में सिलेक्शन चाहिए तो वो इंग्लिश और मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए, इसी के दम पे आपको सिलेक्शन होगा। और जो टाइम आपको मिल रहा है वही टाइम किसी और बच्चे को मिल रहा है। हो सकता है कोई बच्चा कोरोना में ही तैयारी शुरू करे और कोरोना में ही अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम निकाल भी दे, और आप यही सोचते हैं कि कोरोना है तो हम कैसे पढ़ेंगे। मोटिवेशन से एग्ज़ाम नहीं निकलते, एग्ज़ाम डिसिप्लिन से निकलते हैं। एसएससी के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाई है, उसको फॉलो कर रहे हो, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। स्ट्रेटजी हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जसवंत चौधरी और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल फैक्ट्री। तो दोस्तों, आज हम आए हैं मुखर्जी नगर के वीर पीजी में एक एसएससी एस्पिरेंट के रूम पे। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे इस वीडियो में हम एक एसएससी से संबंधित सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जानते हैं। हेलो भैया। हेलो। तो भैया, आपका नाम वो अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हमारे ऑडियंस को बताइए। मेरा नाम विश्वास है और मैं अलवर राजस्थान से हूँ, और मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी 2018 के बीच में, और तब से मैंने 2 सीजल दिए हैं, जिसमें कि सेकंड में मेरा मेंस भी क्वालिफाई है और थर्ड का मेंस अभी 7 दिन पहले देख के आ रहा हूँ। तो 2.5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, और लॉकडाउन की वजह से टाइम और थोड़ा सा बढ़ गया है, तो बस वही चल रहा है। अभी इस Tier 3 है 6 तारीख को, उसको देना है, अभी रिजल्ट का वेट किया जाएगा। अच्छा, तो भैया आप दिल्ली में कब से रह रहे हो? मैं दिल्ली में आया था 2018 के अगस्त में, और उसके बाद करीब 10 महीने में दिल्ली रहा था। फिर मैं कुछ दिनों के लिए घर पे चला गया था, और फिर 2020 के फर्स्ट वीक में वापस आया था दिल्ली, और तब से वो लॉकडाउन की वजह से आना जाना हो रहा है, लेकिन तब से मैं कंटिन्यूस यहीं पर हूँ। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है? मैंने पहले केडी कैंपस ज्वाइन की थी, जो उनका ऑफलाइन बैच होता था, वो मैंने ज्वाइन किया, पर मुझे वो इतना हेल्पफुल नहीं लगा, तो उसके बाद मैंने वो छोड़ के फिर मैंने इंडिविजुअल टीचर से पढ़ना शुरू किया था, और ऑनलाइन कोचिंग मैंने सारी ली थी, और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन अपनी सारी ऑनलाइन ही की है। अच्छा, आपने मतलब अलग अलग टीचर से अलग अलग सब्जेक्ट क्लियर किए? जी, अलग टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टीचर से पढ़े हैं। आपने एसएससी क्यों चूज़ किया? मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है, मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और कॉलेज का मुझे जॉब ऑफर हुई थी, बट मुझे उस जॉब में इतना अच्छा, मेरे को एक अट्रैक्टिवनेस नहीं लग रही थी जो मुझे सीजीएल में मिलती, क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट लाइफ इतनी पसंद नहीं, और मेरे को जो चीज़ चाहिए थी, जो इसके पर्क्स हैं, जो आपके साथ जो फ़ायदे हैं, जो आपको इज़्ज़त मिलती है, रेपुटेशन मिलती है, आपकी अथॉरिटी होती है आपके पास, वो चीज़ ने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया, और इसलिए फिर मैंने चूज़ किया मैं सीजीएल की तरफ जाऊँगा। तो भैया, जैसा कि जानते कि एसएससी की जर्नी है वो बहुत लंबी होती है, तो इसमें आप अपने आप को आप अपना पेशेंस किस प्रकार बनाए रखते हो? एसएससी की जर्नी में, और या फिर इनफैक्ट किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी में, सबसे जो इम्पोर्टेंट 2 चीज़ होती है वो होता है पेशेंस एंड परसिवरेंस। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि चीज़ें होंगी, आपको उम्मीद रखनी पड़ेगी कल जो आएगा वो आज से बेटर होगा, और आपने जो सोचा है वो आप अचीव कर लेंगे। परसिवरेंस का मतलब होता है कि जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल ना हों, तब भी आप कैसे लगातार मेहनत कर सकते हैं। तो वो शुरू में नहीं था बट धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू किया तो पढ़ाई से बोर भी हुए, फिर वापस लगा कि यार नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो वापस कॉर्पोरेट में जाना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से मोटिवेशन लेना शुरू किया कि नहीं पढ़ना है, फिर थोड़ा शेड्यूल चेंज करना शुरू किया। जैसे मैं संडे को अपनी पढ़ाई ऑफ रखता हूँ, संडे को मैं रिवीजन थोड़ा बहुत कर लूँगा, उसके बाद मैं खेलता हूँ, बाहर घूमता हूँ, एंजॉय करता हूँ, जिससे कि मेंटली फटीग ना हो, लगातार जो आप मेहनत कर रहे हैं 6 दिन, उसके बाद बर्नआउट ना हो, आपको थोड़ा रेस्ट मिले। तो ऐसे मैंने फिर चीज़ों को प्लान करना शुरू किया, और उसका बेनिफिट मिलना फिर मुझे शुरू हुआ कि जब आप ब्रेक ले लेके पढ़ाई करते हो, आप चीज़ों को सिस्टमाइज़ करते हो, आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो, तो आपके रिज़ल्ट अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भैया, आपका मतलब रूटीन क्या रहता है प्रतिदिन, जैसे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक सोने तक आप किस प्रकार का टाइम टेबल फॉलो करते हो? मैं मॉर्निंग 6 o'clock उठता हूँ, और 6 o'clock उठने के बाद मैं आधे घंटे में लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ, और 6:30 बजे से लगभग 8 साढ़े 8 तक मैं लाइब्रेरी में पहला सेशन देता हूँ। उसके बाद मैं पीजी में आके खाना अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, और वापस लाइब्रेरी जाके फिर 3 घंटे तक पढ़ाई 12 बजे तक, फिर वापस यहाँ खाना खाने आना, थोड़ा रेस्ट कर लेना, फिर 1:30 बजे से वापस 5-6 बजे तक पढ़ाई होती है, और उसके बाद फिर मैं
वापस रूम पे आता हूँ, थोड़ी देर वॉक पे जाता हूँ, थोड़ा इन्जॉय करता हूँ, थोड़ा बाहर घूमता हूँ, थोड़ा मूड ठीक करता हूँ। और फिर शाम को कोई अच्छी बुक या फिर कुछ अच्छा चीज़ पढ़ने को सीखने को मिल जाए, कोई अच्छा यूट्यूब वीडियो मिल जाए इन्फॉर्मेटिव, तो वो देखता हूँ। और खाना वगैरह खा के अपना नेक्स्ट डे प्लान करके कि कल मुझे क्या करना है, फिर मैं उसके बाद थोड़ा पढ़ाई करके सो जाता हूँ। तो आप अपने आप को मोटिवेट किस प्रकार करते हो? मोटिवेशन के लिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो। अगर आपके पीछे जो जो थॉट प्रोसेस हो कि मैं यही एग्ज़ाम क्यों करूं या फिर मैं पढ़ाई क्यों करूं, अगर आपका क्यों बिल्कुल क्लियर होगा तो आपको बाकी चीज़ें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका वाई आर यू डूइंग दिस थिंग पर्टिकुलर थिंग, आप वही क्यों कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो चीज़ के लिए क्यों तैयारी कर रहे हो। अगर आपको अपना वो आंसर मिल गया तो फिर धीरे धीरे आपको पता पड़ेगा कि मेरे को करना है तो करना है, यही करना है। फिर जब कंफर्म हो जाएगा कि आपको यही करना है तो फिर कैसे करना है, प्लानिंग क्या होगी, फिर आप अपने सोर्सेज अलग अलग ट्राई करते हो। तो मोटिवेशन के लिए आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे यही करना है। और मोटिवेशन का एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत जल्दी जाती आती रहती है। मोटिवेशन से एग्ज़ाम नहीं निकलते, एग्ज़ाम डिसिप्लिन से निकलते हैं। मोटिवेशन से आप 2 दिन 4 दिन पढ़ लोगे और 5वें दिन आप बोर हो जाओगे कि अब यार अब क्या करूँ वापस। अगर आपने डिसिप्लिन बनाना शुरू किया तो आपको शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आपने अपना डेली रूटीन डिसिप्लिन कर लिया तो फिर लॉन्ग रन में आपको मोटिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन हो जाता है। और उसी से सारे आपके एग्ज़ाम्स निकलते हैं, उसी से सारे जो जितने भी लोगों ने लाइफ में अचीव अच्छा किया है। डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन मोटिवेशन से आपको खुद को अपना मोटिवेट करना चाहिए। तो जैसा कि भैया आपने अभी बताया कि आपने प्रिपरेशंस 2018 में शुरू की, तो बीच में कोरोना पेंडेमिक में आई, उसमें आपने अपनी पढ़ाई को किस प्रकार जारी रखा? हाँ, तो मैं वापस दिल्ली आया था जनवरी के फर्स्ट वीक में 2020, लेकिन उसके लगभग 2.5 महीने बाद ही मार्च में भी कोरोना आ चुका था फर्स्ट टाइम। तो 22 मार्च को लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था इंडिया में। तो 21 को मैं घर चला गया था, एक लास्ट बस से घर पहुंचा था। तो तैयारी के लिए ज़्यादा मटेरियल ले नहीं गया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं 15-20 दिन में लौटे आऊँगा। तो मैं सिर्फ 2 बुक और अपने नोट्स और लैपटॉप ले घर चला गया। वहाँ पता लगा कि लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस का मैंने सोचा, क्योंकि पढ़ाई को तो कंटिन्यू करना था मेरे को, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आज नहीं हो रहा है तो वो कल तो होगा ही होगा। ये तो है नहीं कि वो एग्ज़ाम होगा ही नहीं कभी। और तो मैंने सोचा कि इस टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ बेस्ट तरीके से। तो फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग्स ज्वाइन करी, मैंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, मैथ्स और जीएस और रीजनिंग सब वगैरह। ऑनलाइन थोड़े नोट्स बनाए, जो नोट्स मेरे यहाँ पे घर रखे हुए थे दिल्ली में, उनको मैंने दोबारा नहीं छेड़ा और मैंने और थोड़े नोट्स बना के रिवीजन करता गया। और फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो वापस आया मैं। इस चक्कर में हमारा जो एग्ज़ाम था वो लगभग 6 से 7 महीने डिले हुआ था और वापस हमने वो एग्ज़ाम दिया। उसके बाद जब दोबारा सब कुछ ट्रैक पे आने लग गया तो फिर सेकंड वेव आ गई और हम फिर 4-5 महीने के लिए घर जाना पड़ा। तो इस चक्कर में फिर 5-6 महीने का लॉस हुआ। तो लास्ट 2 सालों में लगभग 1 साल का लॉस कोरोना की वजह से हुआ। बट क्योंकि ऑनलाइन सोर्सेज आज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में इतना आपको वो नहीं लेना चाहिए कि अगर कोरोना आ गया तो क्या होगा। आप घर पे रहो, आप आइसोलेट रहो, अपने पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, अपने नोट्स बनाते हो, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही होना है। और जो टाइम आपको मिल रहा है वही टाइम किसी और बच्चे को मिल रहा है। हो सकता है कोई बच्चा कोरोना में ही तैयारी शुरू करे और कोरोना में ही अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम निकाल भी दे, और आप यही सोचते हैं कि कोरोना है तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए उस तरह से टाइम को यूटिलाइज़ करना शुरू किया। तो आपने एसएससी के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाई है, उसको फॉलो कर रहे हो, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। स्ट्रेटजी ये है कि 700 नंबर का पेपर है पूरा और 3 पार्ट में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और डिस्क्रिप्टिव। प्रीलिम्स 200 मार्क्स का होता है, उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। और मेंस में 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स और इंग्लिश। और डिस्क्रिप्टिव में आपको ऐसे लिखना होता है और लेटर लिखना होता है, जो कि इंग्लिश या हिंदी में से आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। टोटल 700 मार्क्स में से 250 मार्क्स का कोर मैथ्स आता है। अगर हम डिस्क्रिप्टिव को ऐड कर लें तो 350 मार्क्स की इंग्लिश आती है और रीजनिंग और जीएस 50-50 मार्क्स के। तो मैंने इस तरह पढ़ना शुरू किया कि जिस सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वेटेज है उसको टाइम ज़्यादा दिया जाए, उसमें मेहनत ज़्यादा की जाए। जैसे क्योंकि 80 में सिलेक्शन चाहिए तो वो इंग्लिश और मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए, इसी के दम पर आपको सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए फिर आप ज़्यादा टाइम इंग्लिश और मैथ को ही देते हो, स्पेशली मैथ को देते हो, क्योंकि मेरा इंग्लिश पहले से काफ़ी ठीक था। मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से था तो मेरे को इंग्लिश में दिक्कत नहीं आई। तो मैथ्स
के लिए फिर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करना शुरू किया। और रीजनिंग में दिक्कत नहीं आती क्योंकि ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो रीजनिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जीएस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आजकल 2-3 साल पहले तक जीएस में बच्चे खाली छोड़ के भी सिलेक्ट हो जाते थे, लेकिन पिछले 17 ऑनवर्ड्स कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो अब जीएस में आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और जीएस में क्योंकि सोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं जीएस में। आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और कंप्यूटर और स्टैटिक, बहुत सारा कंटेंट है आपको पढ़ना पड़ता है। और क्वेश्चन सिर्फ 25 आने हैं, तो आपको मैनेज करना पड़ता है कि उन 25 क्वेश्चनों में आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स लेके आ पाएँ। तो भैया जैसे अभी आपने बताया कि करंट, हिस्ट्री सब पढ़ना पड़ता है, इनके लिए आप किस प्रकार कौन कौन सी बुक लिस्ट है वो फॉलो कर रहे हो? करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी ऑनलाइन जो डेली करंट अफेयर्स अपडेट आते हैं आप वो देख सकते हैं। आधे घंटे का लेक्चर आता है, आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने करंट के लिए द हिंदू का एनालिसिस आता है, एक मैगज़ीन आती है मंथली, तो मैं वो पढ़ता था और उसी से मैंने अपना पूरा तैयारी किया था। और एक राहुल मिश्रा सर हैं यूट्यूब पर, वो 2 घंटे का एक वीडियो बनाते हैं जिसमें पूरे मंथ की वो इम्पोर्टेंट चीज़ों को कंपाइल कर देते हैं। तो वहाँ से मैंने करंट अफेयर्स किया और करंट अफेयर्स का वेटेज पिछले 2 सालों से बहुत बढ़ गया है। पहले करंट अफेयर्स से क्वेश्चन 25 में से 2-3 आते थे, अब वो 8 से लेकर 10 तक आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो करंट अफेयर्स को पढ़ना। बाकी मैंने जो सब्जेक्ट है उनको लूसेंट से पढ़ा और मनोहर पांडे से पढ़ा, कुछ यूट्यूब से मैंने उनको ऐड ऑन किया, खुद के नोट्स बनाए हैं, तो मैं उनसे फॉलो करता हूँ। वैसे तो स्टूडेंट को बहुत सारे चैलेंजेस है वो मतलब देखने को मिलते हैं, तो एसएससी की प्रिपरेशंस के दौरान आपको कौन कौन से चैलेंजेस है वो देखने को मिले? सबसे बड़ी बात है जो इस प्रिपरेशन में कि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं आऊँगा एसएससी तो मैं 6 महीने में कर लूँगा मैं, क्योंकि प्रोसेस ख़त्म होना ही 1 साल का काम है पूरा। जब पहला आपका प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आएगा और जब आपका फाइनल रिजल्ट बन के आता है, पूरे प्रोसेस में 1 साल लग जाता है। उससे पहले आप तैयारी भी कर रहे होगे, तो अगर तैयारी में 1 साल भी देते हो तो आपके पूरे सिलेक्शन तक 2 साल कम से कम लग जाएंगे। तो पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सीजीएल के लिए आ रहे हो, क्योंकि बैंक वगैरह में आपको 6 महीने में पूरी ज्वाइनिंग ख़त्म हो जाती है, शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरा काम हो जाता है। लेकिन एसएससी का काम थोड़ा स्लो होता है, और इसके लिए फिर आप जब तैयारी करने आओ तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि कभी लाइफ में इतना पेशेंस रखा नहीं कि 2 साल बाद रिजल्ट आए और तब उसके लिए भी आप पढ़ते रहो लगातार। तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा एक चैलेंज होता है स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन वो धीरे धीरे जब टाइम के हिसाब से आप चीज़ों को सीखते हो, समझते हो, आप एनालाइज करते हो कि मुझे अगर ये करना है तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए मोटिवेशन रख सकते हैं, लेकिन उसको 6 महीने, 1 साल रखना, 1.5 साल रखना लगातार वही चीज़, क्योंकि बार बार वही पढ़ाई, वही बुक्स, बोरिंग सा हो जाता है। तो उस टाइम पर थोड़ा सा क्लियर रखना पड़ता है हेड कि मेरे को इसी बुक से और इसी नोट्स से पढ़ाई करके ये एग्ज़ाम को निकालना था। सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक यही है। लाइफ थोड़ी सी बोरिंग थोड़ी सी हो जाती है, आप इतना एंजॉय नहीं करते। आप देखते हो अपने फेसबुक फ्रेंड्स और इंस्टाग्राम पे लोग रील डाल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हो, तो वो थोड़ा सा एक कई बार चैलेंजिंग हो जाता है फेस करना। लेकिन अगर आप उस चीज़ से निकल गए, अगर आप सही से उस चीज़ को बैलेंस आउट कर गए और अपने लाइफ में उस टाइम पर थोड़ा इन्जॉय भी करना सीखा पढ़ाई के साथ साथ, तो आप फिर वो उस पूरे प्रोसेस को अच्छे से इन्जॉय करोगे। तो लास्ट में आप एसएससी के न्यू एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि अगर आप प्रिपरेशन करने आ रहे हो तो पहले ये डिसाइड करो कि क्यों तैयारी करनी है, आपको एसएससी की ही क्यों करनी है। कुछ रीज़न होगा आपका, कुछ सॉलिड रीज़न, जैसे मुझे गवर्नमेंट रेपुटेशन पसंद है, मुझे वो इज़्ज़त पसंद है जो कि स्टूडेंट को ऑफिसर बनने के बाद मिलती है। तो जो भी आपका फैक्टर हो, आपको पावर पसंद हो सकती है, अथॉरिटी पसंद हो सकती है, आपको वो सैलरी अच्छी लग सकती है, आपको जॉब सिक्योरिटी अच्छी लग सकती है, जो भी आपका रीज़न है ज्वाइन करने का, उसको आप कहीं बड़े बड़े अक्षरों में लिख लें और अपने दीवार पे सामने चिपका लें और उसमें सोचते रहें कि क्या ये रीज़न काफ़ी है मेरे को एग्ज़ाम निकालने के लिए। उन्हें लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए रीज़न बहुत सॉलिड है तो आप तैयारी करने आइए। फिर अगर आपको रीज़न अच्छा है और सॉलिड है तो आपको फिर ज़्यादा मोटिवेशन नहीं ज़रूरत पड़ती है, आप अंदर से मोटिवेटेड रहते हो कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है। तो बस दिमाग क्लियर करके एक बार चूज़ कर लें आप
महीना भर लें चूज़ करने के लिए, भले कि मुझे लाइफ में क्या करना है, एसएससी करना है कि मुझे बैंक पढ़ना है कि मुझे यूपीएससी पढ़ना है। महीना भर लीजिए, रिसर्च करो अच्छे से उस चीज़ पर, अच्छे से उसके सब प्रोज एंड कॉन्स लिखो बना के। लेकिन एक बार अगर आपने चूज़ कर लिया तो फिर आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले लगा रखे हैं, ज्योमेट्री के, अलजेब्रा के, मेंसुरेशन के, अर्थमेटिक के और सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मूले सारे लगे हुए हैं। इधर कई सारी चीज़ें चिपका रखी हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आप डेली अपने सामने फॉर्मूले रखते हैं और आप नज़र एक बार पड़ जाती है तो आपको याद हो जाता है, और अगर आपको याद हो गया तब एग्ज़ाम में वो चीज़ याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। बहुत सारे ट्रिपलेट्स जैसे लिखे हुए हैं जो ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ये 3D के फॉर्मूलेज़ हैं, ये अलजेब्रा के आइडेंटिटीज़ है, ये 2D के फॉर्मूलेज़ हैं। तो ऐसे करके पूरी चीज़ों को लगाना पड़ता है।